Hello everyone, this is chapter 10 of class 9th gravitation। तो आपने कभी सोचा है कि जो एप्पल है ट्री से गिरता है वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? या फिर जैसे हमारे हाथ से कोई पेन गिर जाता है, कुछ भी गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? तो ये सब होता है ग्रेविटेशन की वजह से। ये वही फोर्स है जिसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था जब एक एप्पल उनके सर पर गिर गया था। अब ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फोर्स है अट्रैक्शन की, जो कि किसी दो ऑब्जेक्ट्स में होती है उनकी मासेस की वजह से, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अर्थ के अराउंड मून घूमता है तो वो मून और अर्थ एक दूसरे से अट्रैक्ट होके तो चिपक जाने चाहिए, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। तो इसका रीज़न है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उससे कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है और इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा निकल जाएगा, मतलब टेंजेंट डायरेक्शन में निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट को सर्कल में बनाए रखने के लिए ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब न्यूटन के सर पर के पास एप्पल गिरा तब उन्होंने सोचा व्हाई डू थिंग्स ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड्स। उसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये लॉ डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। जैसे एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम, और इनकी रेडियाई के बीच में डिस्टेंस है डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? जो फोर्स है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, वो इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स, तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है और हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब अगर हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये डी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मासेस नीचे आ जाएंगे, तो हमें कैपिटल जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। और इससे अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें जी की वैल्यू मिलेगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होती है, इसलिए हमें इसे याद रखना पड़ता है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? द फोर्स डेट बाइंड्स अस टू अर्थ। अर्थ पे हम रह पाते हैं ये भी इस फोर्स की वजह से ही है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ के अराउंड जो मोशन है मून की वो भी इसी वजह से है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स भी सन के अराउंड इसी की वजह से मूव कर पाते हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरता है बिना किसी और फोर्स के इन्फ्लुएंस में आने के, तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। लेकिन एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल हो तो वो ट्रू फ्री फॉल होता है। स्पेस में या वैक्यूम में ये परफेक्टली पॉसिबल होता है। ड्यूरिंग फ्री फॉल जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। जब ऊपर की साइड होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की साइड आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। Whenever an object fall towards earth an acceleration is involved. This is called acceleration due to gravity।
हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, मतलब फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जो है वो इन्वॉल्व है, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं जी लेटर से, और इसकी जो यूनिट्स होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। फोर्स का हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू एम में मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो हमारे जी है, तो हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, तो फोर्स हो जाएगी एम जी। अब हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला था उसमें हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एम जी हो जाएगा इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी का स्क्वायर। तो ये एम से एम कट जाएगा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी अप मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन डी स्क्वायर। तो डी की जगह पे हम आर लेते हैं, क्योंकि जैसे ये अर्थ है और इस पर कोई छोटी सी स्मॉल बॉडी है जिसका मास नेग्लिजिबल है, तो ये जो डिस्टेंस है डी वो आर के बराबर ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे आर लेते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा जी इक्वल्स टू कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें देखना है जो जी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं और हमें जी की वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है कि जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो पोल्स में की साइड जाते हैं तो रेडियस ज़्यादा होता है देन एट द इक्वेटर, तो जो वैल्यू है जी की वो भी ज़्यादा होती है एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। अब हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बारे में। अब हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि ये अलग कैसे हैं, तो अब देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग कैसे हैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ये कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब अर्थ पे इसकी अलग वैल्यू है और दूसरे किसी प्लैनेट पे जाएंगे तो अलग वैल्यू होगी। ग्रेविटेशन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। नाउ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री फॉल के टाइम पे जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसे वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, और जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है उसके मास के, मतलब या ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड है या होलो है या छोटा है या बड़ा है, वो सेम रेट पे फॉल करेगा जब एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगी तब, मतलब वैक्यूम के केसेस में। During free fall, an object experiences acceleration. This acceleration experienced by an object is independent of its mass. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at same rate. हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी मोशन चैप्टर में, तो उसमें एक्सेलरेशन गिवन थी सभी इक्वेशंस में। तो जब हमें कोई न्यूमेरिकल मिले जिसमें हमें ग्रेविटी की जी स्मॉल जी की वैल्यू मिले, तो हम इनको ऐसे कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की जगह पे स्मॉल जी यूज़ करके हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगी व्हेन इट अपोजेस द मोशन। अब हमें पढ़ना है मास और वेट क्या है। मास क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसे मास कहते हैं। लेकिन वेट क्या है? वेट द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। वेट जो है वो फोर्स है जिससे हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है
उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का रोल होता है। मास जो है वो हर जगह सेम रहता है, लेकिन वेट जो है वो चेंज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी का रोल होता है। ग्रेविटी जो है वो हर जगह चेंज होती है। मास ऑफ बॉडी कांट बी ज़ीरो, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो वेट है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मास जो है वो केजी में मेजर किया जाता है, लेकिन जो वेट है वो न्यूटन में मेजर किया जाता है, क्योंकि ये एक फोर्स है। और वेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं mg फॉर्मूले से, मतलब वेट और मास जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हम पढ़ते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। जो मून का मास होता है वो बहुत कम है देन डेट ऑफ अर्थ। ड्यू टू दिस जो मून है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स पे देन अर्थ। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो पहले हम देखते हैं थ्रस्ट क्या है। जब कोई फोर्स किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट का एग्जाम्पल ले तो जैसे सैंड के ऊपर कोई आदमी खड़ा होता है तो उस जो फोर्स है वो उसकी फीट लगा रहे होते हैं, मतलब फीट के बराबर एरिया पे फोर्स लगती है, तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। लेकिन अब प्रेशर क्या होता है? अब प्रेशर क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जो थ्रस्ट है वो कितने एरिया पे कितना लग रहा है उसे हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यूनिट्स होती है प्रेशर की पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक निडल और एक कॉइन है, दोनों से सेम फोर्स लगाएं। निडल आसानी से चुभ जाती है, कॉइन नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि निडल का एरिया जो है वो छोटा होता है। एरिया जितना छोटा होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना एरिया बड़ा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया exerts a larger pressure and smaller pressure on larger area. This is why nail has pointed tip, knives have sharp edges and buildings have wide foundations. Now pressure in fluids. फ्लूइड्स जो होते हैं उनका भी वेट होता है, इसलिए वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, नॉट जस्ट डाउनवर्ड बट इन ऑल डायरेक्शंस। फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। Pressure exerted and in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all directions. अब देखते हैं बायोन्सी क्या होती है। बायोन्सी एक ऐसी फोर्स है जो फ्लूइड में जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ पुश करती है। Buoyancy is the upward force experienced by an object when it is immersed into a fluid is called force of buoyancy. It acts in upward direction और ये डिपेंड करती है फ्लूइड की डेंसिटी पे। अब हमें देखना है जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंक कब करता है और फ्लोट कब करता है। अगर जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। अगर जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कम होगी या फिर इक्वल होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब हमें पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में डूबा होता है तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल को हम पानी में डालते हैं तो बॉल जो है वो पानी को पुश करती है, और जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट जो है वो बॉल को ऊपर की तरफ पुश करता है, और जिस फोर्स की वजह से ये बॉल ऊपर की तरफ पुश हो रही है उसे हम कहते हैं बायंट फोर्स। अगर जो बॉल का वेट है उस फोर्स से कम है तो बॉल पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, अगर वेट ज़्यादा होगा तो बॉल डूब जाएगी। अब प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या क्या है। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, कि ऑब्जेक्ट कितना डेंस है इसको पता करने में मदद करता है। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। हाइड्रोमीटर्स एंड लैक्टोमीटर्स आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल।
अब लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी फ्लूइड की डेंसिटी के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा या कम है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये यूनिटलेस है क्योंकि दोनों ऊपर नीचे डेंसिटी है तो वो यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसलिए ये यूनिटलेस है।